जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस अंक में हम देखेंगे 24 अक्टूबर के हिंदू समाचार पत्र से विभिन्न आर्टिकल्स को और साथ में देखेंगे कुछ मेंस और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को भी। तो शुरू करते हैं। पहले इस आर्टिकल से पहला आर्टिकल है, ये पेज नंबर 6 से लिया गया है और उसका संबंध है जीएस पेपर 2 से। ठीक है, तो देखिए यूएन की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को और उसी के बाद 75 वर्ष अभी पूरे हो चुके हैं 2020 में यूएन की स्थापना के। तो इस 75वें वर्ष को मनाया जा रहा है 2020 में। इसी संबंध में भारत की तब से लेकर अब तक क्या रणनीति रही है, क्या भारत की यात्रा रही है, भारत ने किस प्रकार यहाँ पे अवसर और चुनौतियों को देखा है, इन सब की बात इस आर्टिकल में की गई है। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत जो था वो 24 अक्टूबर 1945 को उन 51 देशों में शामिल था जिन्होंने यूएन की स्थापना के लिए यूएन के लिए हस्ताक्षर किए थे, अपनी सहमति दी थी। तो उन्हीं फाउंडिंग मेंबर्स में भारत भी शामिल था। तो तब से लेकर अब तक भारत ने क्या यूएन को दिया है और यूएन की मदद से क्या क्या हासिल किया है, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। कुछ बेसिक अगर फैक्ट की बात करें तो हम सभी को मालूम है कि यूएन की स्थापना देखिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और देखिए अगर हम बात करें तो 51 टोटल कंट्रीज थी वो जिन्होंने यूएन की स्थापना में अपना सहयोग दिया था और हस्ताक्षर किए थे। ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, देखिए यूएन को क्यों बनाया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो पूरे विश्व को शांति की ओर ले जा सके और तृतीय विश्व युद्ध से विश्व को बचा सके। इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्ट रखा गया था वो शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यही पर रखा गया था कि ये किसी भी तरीके से देशों के बीच में शांति और सहयोग को बढ़ाए। और इसीलिए जो उसकी थीम डिसाइड की गई थी वो थीम थी द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड। ठीक है, इस तरह की इसकी थीम डिसाइड की गई थी जिसके मद्देनजर ये सारे काम किए इसने। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएन उन सभी कामों में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध हुए जिससे यूएन के रिफॉर्म की जरूरत हुई। यूएन के जो कार्यशैली है, जो उसकी कार्य पद्धति है, उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता हमें देखने को मिली। अगर आज के दौर की हम बात करें तो आज के दौर में भी वही चीज़ों की कमी हमें यूएन में दिखाई देती है। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो यूएन के स्ट्रक्चर में हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है क्योंकि आज के दौर में हमें कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है। अगर बात करें हम लोग आज के मुद्दों की तो जैसे पेंडेमिक का मुद्दा है या फिर जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, ठीक है, या फिर जो हमारा आतंकवाद का मुद्दा है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर कोई भी देश अकेला काम नहीं कर सकता। इसीलिए यूएन को चाहिए कि वो एक कलेक्टिव अप्रोच अपनाए जिससे जो आगे आने वाले खतरे हैं, चाहे वो साइबर अटैक के हों, चाहे वो भुखमरी के हों, चाहे वो पेंडेमिक के हों, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस के हों, या इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, इन सब पर एक कलेक्टिव अप्रोच हासिल करे यूएन। ये यूएन को इस समय ज़रूरी है, यूएन को चाहिए है। अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत भी देखिए 2021 से और 2022 तक पुनः जो है वो यूएनएससी यानी जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य बनने वाला है, जो वो 2 साल तक रहेगा। यूएनएससी का 10 सदस्य होते हैं इसमें अस्थायी, उसमें से एक भारत को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो यूएन में रिफॉर्म लाने के प्रयास करे और यूएन का अधिक से अधिक जो उसका उद्देश्य था उसकी पूर्ति में सफलता से अपना सहयोग दे। ऐसा भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यूएन की हम बात करें तो देखिए यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। वैसे कई सारी संस्थाएं आपने नाम सुनी होंगी वो हैं, लेकिन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं और उसी में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगर इसकी हम बात करें कुछ बेसिक सी तो इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 जो होते हैं वो परमानेंट हैं यानी स्थायी हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, उसके बाद फिर वो चुने जाते हैं दोबारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही प्रॉब्लम है एक सबसे बड़ी कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनको यहाँ पर लाया गया था ताकि ये विश्व शांति के लिए कार्य कर सकें, सहयोग के लिए कार्य कर सकें। लेकिन अधिकतर जो इसमें देश हैं वो अपनी जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल केवल अपने और अपने समर्थकों के फायदे के लिए ही करते हुए देखे जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि यूएसए हो गया या चाइना हो गया, ये अपने समर्थकों के फायदों के लिए अपनी वीटो पावर का प्रयोग काफी अरसे से कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूएन का मुख्य मोटिव है शांति और सहयोग का, वैश्विक शांति का, उसमें कहीं ना कहीं यूएन विफल होता हुआ दिखाई देता है कई मुद्दों पर। तो इस पर एक बार सोचने की हमें आवश्यकता जरूर होनी चाहिए।
जिस तरह की बातें हमने देखी अभी पेंडेमिक काल में, यूएन ने अच्छे काम किए, डब्ल्यूएचओ ने अच्छे काम किए, लेकिन अगर इससे भी अच्छे काम हम कर पाते, इससे भी अधिक अच्छा नियंत्रण हम कर सकते थे तब, जबकि ये देश जो है वो उसी मुख्य जो इसका ऑब्जेक्ट था उस पर काम करते और अपने फायदे के लिए काम नहीं करते। अगर इसके 10 अस्थायी सदस्यों की बात करें तो उसमें भारत भी है। अगर हम रीजन वाइज देखें तो देखिए यहाँ भी एक आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर इन 10 मेंबरों की हम बात करें, 10 सदस्यों की बात करें, तो उसमें देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल 3 देश हैं। इसके अलावा अगर एशिया की बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर केवल 2 देश हैं। ठीक है? जो लैटिन अमेरिका है वहाँ से केवल 2 हैं और जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ से देखिए 2 लोग हैं। इसके अलावा जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ से भी एक आदमी यहाँ पर, एक देश यहाँ पर मेंबर है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को चीज़ मिली होगी कि ऑस्ट्रेलिया का नाम यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया का नाम यहाँ पर नहीं आया है जो यहाँ का मेंबर नहीं है। दूसरी बात, अगर हम लोग स्थायी सदस्यों की बात करें तो स्थायी सदस्यों में तो 3 लगभग हैं। जैसे एशिया की बात करें तो एशिया में तो चाइना है, लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से कोई भी स्थायी सदस्य इन 5 स्थायी सदस्यों में नहीं है। दूसरा, जो साउथ अमेरिका है वहां से भी कोई स्थायी सदस्य यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी कोई स्थायी सदस्य यहाँ पर नहीं है। तो ये यहाँ पर एक देखने वाली बात है, यूएन को समझना चाहिए कि अगर इन क्षेत्रों से कोई स्थायी सदस्य नहीं होगा तो किस प्रकार इन क्षेत्रों के लिए वो देश फैसले ले पाएगा और किस प्रकार इनको हम आगे लेके जा पाएंगे। यहाँ पर ये सोचने की बात जरूर है। इस आर्टिकल में देखिए यही कहा गया कि भारत की जर्नी कैसी रही है, भारत की जो यात्रा है वो यूएन के साथ कैसी रही है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए भारत की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत के लिए बहुत सारे अवसर भी हैं और साथ-साथ भारत के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, जिसको देखते हुए भारत को अपने निर्णयों में, अपनी रणनीति में सुधार करना होगा। दूसरा, यूएन के पास जो इस समय चुनौतियां हैं, यूएन के सामने जो इस समय चुनौतियां हैं, उनके सॉल्यूशन पर भारत को काम करना होगा, क्योंकि भारत पहले से ही एक जिम्मेदार सदस्य रहा है और भारत ने बढ़ चढ़कर बाकी कामों में हिस्सा लिया है। इसीलिए भारत को चाहिए कि अब वो यूएन के इन चुनौतियों में अपने समाधानों को लाए, अपने समाधानों को लेकर आए, जिससे पूरे विश्व और भारत के लिए कई नए अवसर और भी पैदा हों। देखिए यूएन की अगर बात करें तो यूएन को वैश्विक शांति का काम दिया गया था, तो जैसा कि हम देखते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, ये तो एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस तृतीय विश्व युद्ध के अलावा पूरे विश्व में 1945 के बाद कई छोटे-छोटे ऐसे युद्ध होते रहे हैं जो तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन हाँ, नुकसान की दृष्टि से अगर देखें तो यूएन की विफलता को दर्शाते हैं, यूएन की विफलता को प्रदर्शित करते हैं। चाहे ईरान का और इराक का विवाद आप ले लीजिए, ठीक है? इसके अलावा चाहे आप फ़लस्तीन और इज़राइल का आप विवाद ले लीजिए, ठीक है? इसके अलावा चाहे आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का विवाद ले लीजिए, ठीक है? ऐसे कई सारे अपवाद आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर यूएन की स्ट्रैटेजी, यूएन की जो योजनाएँ हैं, वो विफल रही हैं और उसका उद्देश्य विफल रहा है। हाँ, कुछ मुद्दों पर यूएन को वाक़ई में सफलता मिली है और कुछ मुद्दों पर यूएन ने काम किया है। जैसे अगर हम बात करें एंटी रेसिज़्म पर, तो वहाँ पर यूएन को एक सफलता ज़रूर मिली है, वहाँ पर सफलता देखने को मिली है। ऐसे ही अगर हम बात करें एंटी कोलोनियलिज़्म पर, कोलोनियलिज़्म इस पर भी यूएन को सफलता देखने को मिली है, यहाँ पर भी यूएन ने अपना काम किया है। दूसरा, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, यानी जो नाभिकीय हथियार हैं, इनको रोकने में, इनको नियंत्रण करने में भी यूएन को काफ़ी हद तक सफलता मिली है। और अगर बात करें हम लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की, यानी पर्यावरण संरक्षण की, तो यहाँ पर भी यूएन ने काम करके दिखाया है, यहाँ भी सभी देश एक साथ आए हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दों पर यूएन को भले ही से सफलता मिली है, लेकिन जो विश्व शांति का उसके पास एक उद्देश्य था, उसको कहीं न कहीं पाने में वो विफल रहा है। देखिए ये सब कहानियाँ जो थी, ये अगर हम लोग 1990 के बाद की बात देखें तो 1990 के बाद भारत में काफ़ी चेंजेस आए थे और 1990 का जो वर्ष था वो भारत के लिए बहुत क्रूशियल रहा था। भारत में काफ़ी इसके स्थिति मुश्किल थी उस समय, क्योंकि भारत में काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रहे थे। भारत का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो भी बढ़ रहा था, भारत में जो बीओपी क्राइसिस था वो भी बढ़ रहा था। तो भारत की इकोनॉमी काफ़ी नीचे पहुँच गई थी, काफ़ी भारत को चिंताओं का सामना वहाँ पे कर रहा था। और उसी के साथ जो पूरा विश्व था उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। जो यूएसएसआर था विकसित हो गया था, उसके बाद फिर यूएसए जो है वो विश्व की वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा था। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस पूरे विश्व में हुए थे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें 1990 के बाद रही थी और यहाँ पर यूएन का रोल जो है वो काफ़ी कुछ बदला था। यूएन ने काफ़ी यहाँ पर प्रगति की थी और काफ़ी नई चीज़ों को अपने साथ लेकर आया था।
लेकिन अगर हम देखें तो यहीं पर भारत के लिए थोड़ी-सी मुश्किल सामने आई थी, क्योंकि भारत में जो बीओपी क्राइसिस चल रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा था, इसके अलावा जो भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, भारत में जो एक आपको मालूम होगा एलपीजी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमने कुछ उदार चीज़ें करी थी वहाँ पर अपनी इकोनॉमी में, तो हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एलपीजी का। इसके द्वारा हुआ क्या कि यूएसए ने कहा कि हम आपको हेल्प तभी करेंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को हमारी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलोगे। और इसकी वजह से कहीं न कहीं भारत को थोड़ा-सा नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन उसके आगे फ़ायदे देखने को मिले। भारत में निवेश बढ़ा, तो भारत को आगे उसके फ़ायदे देखने को मिले। तो ऐसी स्थितियाँ 1990 के बाद हमारे सामने रही थी, जिसका फ़ायदा और नुकसान भारत को दोनों ही देखने को मिला था। अगर हम बात कर लें 21st सेंचुरी की, यानी आज की अगर हम बात कर लें, तो आज अगर देखा जाए, तो भारत का जो आर्थिक महत्व है, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इसके अलावा भारत राजनीतिक रूप से, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत सामाजिक रूप से भी काफ़ी सुधार को अपने लेकर आया है और भारत का प्रभुत्व जो है वो पूरे विश्व में इस समय बढ़ा है। अगर हम यूएन की ही बात करें तो भारत का यूएन में भी जो इकोनॉमिक इमरजेंस है वो काफ़ी बड़ा है। जो यूएन के जो शांति कार्यक्रम होते हैं, उन शांति कार्यक्रमों में भारत ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। जो यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, उसमें भारत का सबसे अधिक योगदान रहा है और भारत कई चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल रहा है और एक ज़िम्मेदार सदस्य की तरह यूएन में अपनी छाप छोड़ी है भारत ने, ठीक है? बाकी देशों के मामले में भारत का ये ग्राफ ऊपर है और भारत का जिस तरह का व्यवहार रहा है और जिस तरह का परिणाम रहा है, तो उसके हिसाब से भारत ने काफ़ी सफलताएँ अर्जित की हैं और यूएन में काफ़ी अपना जो नाम है वो कमाया है। इसके अलावा यूएन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर होते हैं या इसके अलावा जो हथियारों पर नियंत्रण को लेकर होते हैं, तो ऐसे सभी प्रकार के जो कार्य हैं, उसमें भारत ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और भारत ने सहयोग किया है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, वो भी भारत लेकर आया था और पूरी तरीके से भारत ने यूएन की जितनी भी नियमावली हैं, जितने भी नियम, कायदे कानून हैं यूएन के, उनके अनुसार रहकर ही भारत ने अपना भी विकास किया और यूएन का भी पूरा-पूरा समर्थन किया है। तो भारत यहाँ पर एक अच्छा ज़िम्मेदार सदस्य बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और इसीलिए भारत चाहता है कि भारत के इस काम को एप्रिसिएशन मिले, इस काम को रिकॉग्निशन मिले, ताकि भारत और भी तल्लीनता से और भी मन से यूएन के लिए काम कर सके और वैश्विक शांति में हिस्सेदार बन सके। अगर हम देखें तो चाहे वो मानवाधिकार काउंसिल हो, मानवाधिकार काउंसिल में भी भारत का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसके अलावा चाहे वर्ल्ड कोर्ट हो, इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ भी रहा है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक और सोशल हैं, उसमें भी भारत का अच्छा स्थान रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है? समस्या यहाँ पर ये है कि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं अभी भी, ठीक है? जो ये नहीं चाहते कि यूएन को सभी देशों के लिए समान रूप से खोला जाए। अर्थात यूएन पर जो पकड़ है वो सभी देशों की हो, ऐसा बहुत सारे देश नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यूएन पर उनका एक छत्र नियंत्रण रहे और उनका एक छत्र साम्राज्य रहे, ठीक है? इसीलिए वो चाहते हैं कि यूएन का विस्तार ना हो, यूएन में रिफॉर्म ना हो और भारत जैसे देश जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या और भी जो अच्छे काम करने सकने में सक्षम जो कंट्रीज हैं, ये यूएन में ना आ पाएँ, ये यूएन में इतने इफेक्टिवली अपनी अप्रोच को ना लेके आ पाएँ, जिससे उनके जो हित हैं वो बने रहें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए भी और यूएन के लिए भी कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए और इससे कैसे आगे बढ़ा जाए। चाहे हम अगर वर्तमान की बात करें, तो चाहे वो यूएस और चाइना को लेकर हम बात करते हैं, तो यूएस और चाइना 2 देश ऐसे हैं जिनका बहुत इतिहास रहा है, जिन्होंने कई बार यूएस में अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया है अपने समर्थकों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कई बार प्रयोग किया है। इसके अलावा जो चाइना का पॉलिटिकल आइसोलेशन है, वो भी इस समय देखा जा रहा है। चाइना का जो एग्रेसिव रोल है, चाहे वो साउथ चाइना सी को लेकर हो, चाहे वो और चीज़ों को लेकर हो, उनके लिए चाइना का जो एग्रेसिव इस समय रोल है, तो ये सारी कुछ चुनौतियाँ यूएन के सामने ज़रूर बनी हुई हैं। जो भारत के लिए एक अवसर है ये कहने के लिए कि इन सब चीज़ों की वजह से यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, भारत के लिए चुनौती भी है क्योंकि यही वो देश हैं, इन जैसे ही वो देश हैं जो भारत को यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करने से रोकना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर भारत की हम बात करें तो भारत देखिए यूएनएससी में अभी दोबारा से अस्थायी मेंबर के तौर पर जुड़ गया है, इसलिए भारत के सामने अब चुनौतियां और अवसर दोनों ही बढ़ गए हैं। हालांकि हमारे मोदी साहब ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि कुछ रिफॉर्म यहाँ पर ज़रूर हैं यूएन में जो होने चाहिए, जिनकी दरख्वास्त है, जिनकी ज़रूरत है। और अगर भारत की बात करें तो भारत को इसमें रिकॉग्निशन क्यों मिलना चाहिए, ये भी हम देखते हैं कि भारत की जो एक इकोनॉमी है वो विश्व की बड़ी इकोनॉमी के बीच में आती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है,
जो विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में आती है और अभी हम लोग 5वें नंबर पर भी पहुँच गए थे बीच में। दूसरा, भारत के पास जो मैन पावर है, जो जनसंख्या है, वो तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। जो भी जनसंख्या है, उसकी कुशलता भी बढ़ रही है, यानी वो स्किल्ड भी धीरे-धीरे हो रही है। तो इसीलिए भारत चाहता है कि भारत को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छा रिकॉग्निशन मिले ताकि वो विश्व के लिए और भी काम कर सके। इससे पहले हम देखें तो भारत का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन भारत का हर क्षेत्र में रहा है, यूएन के हर कार्यक्रम में रहा है। इसीलिए भारत जो है वो चाहता है कि जब भारत जैसा देश एक रिस्पॉन्सिबल देश है, एक ज़िम्मेदार देश है, इसीलिए भारत को यहाँ पर यूएनएससी में भी स्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए और इसके अलावा भी भारत को यहाँ पर और भी जो रिकॉग्निशन है, जो एप्रिसिएशन है वो मिलना चाहिए ताकि भारत जैसे देश और भी आगे इसके लिए आ पाएँ। भारत के साथ-साथ बात करें तो काफ़ी और देश भी जैसे एक मुख्य नाम आता है जी4 कंट्रीज़ का, ठीक है? जी4 की अगर बात करें तो इसमें देखिए ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अलावा इसमें जर्मनी है, ठीक है? जर्मनी के अलावा इसमें जापान है, जापान के अलावा इसमें भारत है। तो ये 4 देश भी आते हैं, ये चारों देश भी यूएनएससी में स्थायी सदस्य नहीं हैं, लेकिन ये तीनों देश अपने आप में देखा जाए तो राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न देश हैं। इसीलिए ये भी चाहते हैं कि इन्हें भी रिकॉग्निशन मिले, इन्हें भी स्थायी सदस्यता यूएन की मिले। देखिए दूसरी एक बात और भी है यहाँ पर, जो P5 देश हैं, है ना? यानी जो यूएन के स्थायी जो सदस्य देश हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ध्रुवीकरण भी करते हैं। जो भी मुद्दे ऐसे होते हैं जो इनके फ़ायदे में होते हैं, उनको ये अपनी तरफ मिलाते हैं, जबकि बाकी मुद्दों को ये छोड़ देते हैं। तो ऐसे ध्रुवीकरण से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि हर क्षेत्र से, हर रीजन से किसी न किसी देश का इसमें रिप्रेजेंटेशन हो और वो स्थायी सदस्यता हासिल कर सके। इसीलिए भारत चाहता है कि भारत इसमें आए और स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने काफ़ी बार प्रयास भी करा है और यूएन को भी इसमें सोचना होगा कि अपना उद्देश्य जिसको लेकर वो बना था, शांति और सहयोग का, उसके लिए ज़रूरी है कि हर क्षेत्र से और हर प्रकार के सदस्यों का यूएन में होना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करें चेंजेस की कि क्या चेंजेस होने चाहिए, तो पहले भी कहा गया है कि कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं जो इसमें होने चाहिए। सबसे पहले जो सवाल उठता है चेंजेस का वो उठता है वीटो पावर पर, ठीक है? वीटो पावर का हम सभी मतलब जानते हैं कि कई सारे देश जो होते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जो 5 देश हैं, उसमें वीटो पावर का देखिए मतलब मैं आपको बता दूँ कि कोई भी मुद्दा अगर यूएन में आता है और 5 में से किसी भी एक देश ने अगर मना कर दिया, तो वो काम यूएन नहीं करता है, ये वीटो पावर होती है। तो ऐसा ज़रूरी होता है कि कोई भी देश होता है जब तक उसके फ़ायदे की बात नहीं होती है, वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस काम को नहीं होने देता है। तो इस वीटो पावर पर भी क्वेश्चन उठे हैं कि इसको किस तरीके से चेंजेस करना है। दूसरा, जो यूएनएससी की कैटेगरी है, जो उसमें श्रेणियाँ बनी हुई हैं अस्थायी और स्थायी सदस्यों की, तो उस श्रेणी में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे नए देशों को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उन श्रेणियों पर भी विचार करने की आवश्यकता हो रही है। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय जो रिप्रेजेंटेशन है, जो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है, उस पर भी यूएन को काम करने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है? जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है या साउथ अमेरिका है, यहाँ से कोई भी देश यूएन के स्थायी मेंबरशिप में नहीं है। तो ऐसे स्थायी जो मेंबरशिप है, जो स्थायी प्रतिनिधित्व है, उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को हमें देखना होगा और किस तरीके से यूएन का जो साइज़ है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों पर बात करने की यहाँ पे ज़रूरत ज़रूर हो रही है ताकि हम लोग जो वर्किंग मेथड है यूएन का उसको चेंज कर पाएँ और अधिक से अधिक लाभ यूएन संस्था का ले पाएँ और इसका जो उद्देश्य था शांति और सहयोग का उसको किसी प्रकार हासिल कर पाएँ। तो ऐसा आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हिटिंग वेयर इट हर्ट्स, पेज नंबर 6 से लिया गया है। जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है। देखिए ये संबंधित है H1B वीज़ा और उस पे लगने वाले प्रतिबंधों से, ठीक है? इसमें यही कहा गया कि अमेरिका में जो H1B वीज़ा पर भारतीय लोग काम करने जाते हैं या और भी लोग काम करने जाते हैं, अगर इस पर बैन बढ़ता जाएगा, अगर इस पर प्रतिबंध लग जाएगा, तो भारतीय कामगारों के लिए कितना प्रभावित करेगा ये और इंडिया के पास उसके लिए क्या नीतियाँ हैं? तो इन सब बातों पर अपनी चिंताएँ व्यक्त की गई हैं इस पूरे आर्टिकल में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? और इस समय इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है चुनाव जो कि नवंबर में होने वाले हैं अमेरिका में, ठीक है? अब यहाँ पर इनको एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो अमेरिकी लोगों के साथ सीधे तौर पे जुड़ा हुआ हो, जो अमेरिका में अधिक से अधिक वोटों को इनकी तरफ खींच के ला पाए, ठीक है? कुछ कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पे आई हैं जो वहाँ के चुनाव एक्सपर्ट हैं या चुनाव विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो ट्रंप हैं और जो उनकी पार्टी है, उनकी पकड़ जो है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए उसे दोबारा बनाने के लिए उन्हें ज़रूरत है कि वो किसी भी तरीके से ऐसे मुद्दों को सामने लेके आ पाएँ या उनके समर्थन कर पाएँ जो अमेरिकी नागरिकों से सीधा जुड़ा हुआ हो।
अब अगर हम बात करें H1B वीज़ा की, ठीक है? तो ये वही वीज़ा है जिसके माध्यम से जो बाकी देश के लोग हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, वो लोग अमेरिका जाते हैं किसी भी स्पेशल क्षेत्र में काम करने, विशेष क्षेत्रों में काम करने अस्थायी वीज़ा के तौर पर, ठीक है? अब जब ये लोग वहाँ काम करने जाते हैं, तो सीधी-सी बात है कि वहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है, वहाँ के लोगों का जो रोज़गार है, वो छिनता है। तो वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि H1B वीज़ा के जो नियम हैं, जो उसमें कायदे-कानून हैं, उनको सख्त किया जाए ताकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, वो किसी भी तरह इस काम में हटें और वहाँ का जो लोकल रोज़गार है, वो वहाँ के लोकल लोगों को मिल पाए। इसीलिए पहले से ही वीज़ा के लिए जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, वो इस पर लगने वाली जो पाबंदियाँ हैं, इस पर जो सख्तियाँ हैं, उसके लिए पहले से ही वो लोग परेशान हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है, वो चुनाव नज़दीक हैं, इसीलिए अमेरिका में इन सब चीज़ों पर और बैन लगने वाला है और प्रतिबंध लगाने की बात वो कर रहे हैं, ठीक है? एक पॉलिसी के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एक चुनाव पॉलिसी के तौर पर वो इस H1B वीज़ा को यूज़ करना चाहते हैं, ताकि इसको रोककर वो किसी भी तरीके से चुनाव जीत पाएँ और लोगों का भरोसा यहाँ पर वापस जीत पाएँ। इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद हो सकता है कि ट्रम्प सरकार और भी सख्त नियम जो हैं, वो लागू यहाँ पर किए जा सकते हैं, जिसका सीधा-सीधा जो असर होगा, वो भारतीयों पर असर होगा, ठीक है? क्योंकि भारतीय बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में इन H1B वीज़ा के बेस पर वहाँ पे जाते हैं काम करने और विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ पे तकनीकी और अन्य तरह की सेवाएँ वहाँ पर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो भारतीयों पर इसका असर ज़बरदस्त तरीके से होगा और यहाँ पर काफ़ी नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है। देखिए, अमेरिका का जो वीज़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है? उस डिपार्टमेंट ने अभी कहा है कि जितने भी जो B1 वीज़ा होते हैं, ये B1 वीज़ा भी जो होते हैं, वो भी H1 कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल H1 कैटेगरी वीज़ा ही होते हैं एक तरह के। तो ये जो बिज़नेस वीज़ा होते हैं, तो इनको अभी जारी करने से मना कर दिया है, ठीक है? जो वीज़ा डिपार्टमेंट है, उसने यही कहा है कि B1 वीज़ा जो है बिज़नेस का वीज़ा, इसको अभी इश्यू ना करा जाए, ऐसा वहाँ पे एक प्रस्ताव दिया जाए। ऐसा एक प्रस्ताव दिया गया है। इसके पीछे जो तर्क बताया गया है, वो यही तर्क बताया गया है कि बिज़नेस वीज़ा मैंने बताया आपको B1 वीज़ा जो है, इस बिज़नेस वीज़ा का जो इस्तेमाल है, वो कुछ कंपनियाँ इस रूप में कर रही हैं कि वो अपने जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, ठीक है? उनके जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो उनके आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको वो इस वीज़ा पर भेज देती हैं अमेरिका। ठीक है? इसी वीज़ा पर, B1 वीज़ा पर और इस पर भेजने की वजह से जो वहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो रोज़गार की समस्या हो जाती है। दूसरा बाहर की जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो बाहर के एम्प्लॉयी होते हैं, वो कम मज़दूरी पर भी काम कर लेते हैं, तो वहाँ पे मज़दूरी के रेट में भी नीचे कमी आती है। तो इस तरीके से 2 समस्याएँ वहाँ पर पैदा हो रही हैं। इसीलिए जो वीज़ा डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि हम B1 वीज़ा को जारी नहीं करेंगे अभी कुछ समय के लिए ताकि अमेरिका में जो है चीज़ें वो सही तरीके से निपट पाएँ। देखिए, अगर हम देखें तो चुनाव से पहले ठीक इसको नई पॉलिसी को लाया गया है। हालाँकि अभी चुनाव के पहले की बात करें तो अमेरिका में पहले भी ऐसे कदम कई बार उठाए जा चुके हैं, जिसमें H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस पर जो अप्लाई करने वाले लोग हैं, उन पर बैन लगाया जा चुका है। लेकिन अभी चुनाव से ठीक पहले इस पॉलिसी को लाना, वो सीधे-सीधे यही इंडिकेट करता है कि चुनाव में किसी भी तरीके से इस पॉलिसी का इस्तेमाल सरकार कर सके। देखिए, अगर ऐसा होता है, तो भारत को वाक़ई में इसका नुकसान होगा क्योंकि भारत से कई लोग ऐसे होंगे जो अमेरिका जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में भारत में जो लोग हैं वो अमेरिका में कामगार के तौर पर जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देते हैं। तो अगर इस पर बैन लग जाता है, तो अमेरिकी में जो भारत के कामगार हैं, उन पर काफ़ी नुकसान होगा और इसका आर्थिक नुकसान भी भारत को उठाना पड़ेगा। अभी अगर बात करें तो जून के महीने में भी ट्रंप ने जो H1B वीज़ा है उस पर बैन लगाया था और अगर आंकड़ों की बात करें तो इसका प्रभाव करीब 2,19,000 कामगारों पर पड़ा था, जो अब अमेरिका में जॉब नहीं कर पाएँगे, जो वहाँ पे जॉब नहीं कर पाएँगे। अब देखिए, ये सारे लोग जो हैं, ये जब वहाँ जॉब नहीं कर पाएँगे तो लौट के कहाँ पे आएँगे? ये भारत में आएँगे। ठीक है? जब ये भारत में लौट के आएँगे, तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास कोई योजना है? क्या भारत के पास कोई नीति है कि अगर ऐसा होता है तो भारत यहाँ पर कौन से प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करेगा? किस तरीके से जो वहाँ से आने वाले लोग हैं, उनको यहाँ के एटमॉस्फेयर में वो ढालेगा, यहाँ के एटमॉस्फेयर में उनके लिए चीज़ों को अवेलेबल कराएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है भारत के लिए। दूसरा देखिए, अगर एक बात करें तो भारत ने आज तक किसी भी तरह का कोई भी एक प्रतिरोध नहीं जताया है। ठीक है? अमेरिका पहले भी ऐसे कार्य कर चुका है, पहले भी H1B वीज़ा पर बैन लगा चुका है और सभी जानते हैं कि इसका सीधा-सीधा असर जो पड़ता है वो भारत पर पड़ता है क्योंकि भारत से अधिक मात्रा में जो है वो कामगार वहाँ पे जाते हैं। तो कभी भी भारत ने एक प्रतिरोध की भावना ना ही जताई है और ना ही कोई प्रतिरोधी योजना ही भारत कभी लेके आया है। जैसे कि अगर वहाँ पे H1B वीज़ा पर बैन लग रहा है, तो भारत यहाँ पे कंपनियों पर टैक्स बढ़ा दे अमेरिका की या यहाँ की कंपनियों पे अमेरिका कंपनियों को यहाँ पे बैन कर दे या कुछ और भी ऐसे विरोधात्मक कार्य भारत ने ऐसे कभी नहीं
करे। हाँ, हालाँकि वो डिप्लोमेटिक जो टॉक होते हैं, जो बातचीत होती है, वो बातचीत इस मामले में ज़रूर करता आया है पहले से ही। ठीक है? भारत यही कहता है कि जो अमेरिका और भारत का संबंध है, ठीक है? वो अमेरिका और भारत का संबंध केवल इन्हीं तकनीकी जो आदान-प्रदान हैं, जो सेवाओं का आदान-प्रदान है, उसी पर टिका हुआ है। अमेरिका भारत में कंपनियाँ लगाता है, भारत यहाँ से टेक्निकल जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, आईटी प्रोफ़ेशनल लोग हैं, उनको भेजता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है, ये आदान-प्रदान ही भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, उसका मजबूत स्तंभ है। ठीक है? इसलिए इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें भारत ज़रूर करता है। साथ में भारत ये बात भी मानता है कि जो अमेरिका में स्किल गैप है, ठीक है? जो वहाँ पे स्किल गैप है, उसको भी जो हमारे कुशल जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कुशल कामगार हैं, वो वहाँ पर जाकर उस गैप को फ़िल करते हैं, यानी अमेरिका को एक टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं भारत की ओर से कुशल कामगार। तो ऐसी बातें भारत ज़रूर करता है, लेकिन कभी भारत प्रतिरोधात्मक कार्य या विरोधात्मक कार्य कभी भारत नहीं करता। लेकिन अमेरिका यहाँ पे क्या कहता है? अमेरिका यहाँ पर ये कहता है कि भारत से कुशल कामगार अमेरिका में आते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन अमेरिका में जो लोकल लोगों के लिए जॉब हैं, वो तो कम हो जाती हैं, उनको तो तेज़ी से खींच रहे हैं और उनका ये फैक्ट सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें, तो अप्रैल 2020 में आज तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा गया है नौकरियों में अमेरिका में, जो कि था 14.7%। ये अप्रैल 2020 में जो नौकरी जाने वालों का परसेंटेज है वो है 14.7% लोगों का वहां पे नौकरी चला गया। तो ये एक बड़ा सवाल हो जाता है अमेरिका के लिए और अमेरिका इसी बात का हवाला हर बार देता है कि हम इसी वजह से हम मजबूर हैं कि हमें H1B वीजा पर बैन लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जरूरत है भारत को एक रणनीतिक योजना की, कि भारत रणनीतिक योजना बनाए। ठीक है, वो दोनों के लिए बनाए। एक तो अपने यहाँ जो भी लोग लौट के आएंगे या फिर जो भी IT प्रोफेशनल यहाँ रह जाएंगे, अमेरिका नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए क्या योजना लेकर आता है, और दूसरा इस स्थिति को टैकल करने के लिए भारत के पास क्या योजना है, ये भारत को यहाँ पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 6 से, जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है। और इसमें देखिए फार्म बिल के संबंध में ही बात की गई है। फार्म बिल के संबंध में हम पहले भी कई आर्टिकल्स में चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। तो अभी इसके लिए जो थ्रेट हैं, जो इसके संबंध में संदेह हैं, उनको उजागर करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। तो एक बार समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए अभी अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, ठीक है? एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट होती हैं जिसमें कुछ सब्जेक्ट यानी कुछ विषय लिखे होते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो यूनियन लिस्ट में विषय हैं, इन पर जो कानून बनाता है वो केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो इस पर जो भी विषय लिखे गए हैं, इसमें उन सभी विषयों पर जो कानून है वो कौन बनाएगा, वो राज्य सरकार बनाएगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें जो भी विषय लिखे गए हैं, इन सभी विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने नियम कायदे कानून बना सकती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई विषय है और उस पर किसी राज्य सरकार ने अपना कोई नियम बनाया है, लेकिन उस विषय पर केंद्र सरकार का पहले से ही कोई नियम बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी से ही ये तय होता है कि कौन सा लागू होगा, कौन सा रूल लागू नहीं होगा। ऐसा ही अपने संविधान में है। अब अगर हम लोग कृषि की बात करें, तो कृषि का सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही है कि जो कृषि है वो हमारी स्टेट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में है, इसलिए कृषि पर नियम बनाने का पूरा जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्यों के पास है। ठीक है, तो यही सवाल अभी हो रहा है कि जब कृषि स्टेट लिस्ट में है, तो केंद्र सरकार ने किस प्रकार फार्म बिल लेके आई वो, और किस प्रकार उन्होंने कृषि पर नियम बनाए, जबकि संविधान के वो विरुद्ध है। इसी पर इतना विवाद वो चल रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती हैं, यानी जिन्हें हम नॉर्मली शॉर्ट में एपीएमसी बोल देते हैं, तो एपीएमसी भी देखिए स्टेट के द्वारा लाई जाती हैं। ठीक है, और एपीएमसी मंडी जो होती है, यही स्टेट के द्वारा लाई जाती हैं, और किसानों को अपनी जो पहली फसल होती है वो यहीं पर बेचनी होती है। ठीक है, अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने जो इसके पक्ष में सवाल दिए, अपने पक्ष में तर्क जो दिए कि हम फार्म बिल क्यों लेके आए, उसके पक्ष में यही था कि पहले क्या होता था कि जितने भी किसान थे उनको एपीएमसी में ही अपना पहली फसल बेचनी है और यहीं पर जो रेट है उनको लेना है। अब सरकारी जो प्रक्रिया है, सरकारी जो माहौल है, वो हम सभी जानते ही हैं कि उसमें किसानों को प्रॉब्लम होती है, उनकी फसल को प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे कई सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं, इसकी वजह से किसानों को ये परेशानी का सबब उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार ने क्या कहा, फार्म बिल में एक वो नियम लेके आए कि अभी क्या करेंगे, किसान जो हैं वो इन मंडियों से हटकर भी अपना सामान, अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं।
अगर उनके पास इस मंडी की कंडीशन नहीं रह जाएगी तो अपनी फसल वो जिस भी प्राइवेट कंपनी को, जिस भी व्यापारी को चाहे वहां पे जाके बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको जो सेलिंग का फ्रीडम है, यानी जो बेचने का फ्रीडम है, वो उनको मिलेगा और अपनी फसल अच्छे से अच्छे दाम में वो बाहर जाकर बेच पाएंगे। अगर क्वालिटी बढ़िया होगी तो उनकी दाम जो है वो और भी अच्छे हो जाएंगे, जो कि एपीएमसी मंडी में उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही मिलता था, लेकिन बाहर अगर बेचेंगे तो वो और अच्छे दाम में अपनी फसल को बेच सकते हैं। ये यहाँ पे फायदा सरकार ने गिनाया। लेकिन अगर इसको हम देखें तो इस स्ट्रक्चर के बाद जो निजी पार्टिसिपेशन है, निजी कंपनियों का जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ये बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक परेशानी होगी। परेशानी ये होगी कि क्या हमारा जो किसान है वो इन प्राइवेट कंपनियों से निगोशिएट कर पाएगा। ठीक है, जो भी ये प्राइवेट कंपनियां होंगी, इनके जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स होंगे या और भी जो लोग होंगे, क्या उनसे हमारा जो साधारण किसान है वो निगोशिएट कर पाएगा, क्या उनसे व्यापार समझौता कर पाएगा या सौदा कर पाएगा। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत में देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी किसान हैं वो अधिकतर जो है वो छोटे और मझोले किसान हैं। यानी आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से वो इतने संपन्न नहीं है। इसीलिए वो क्या इन बिजनेस प्रोफेशनल से निगोशिएट कर पाएंगे, क्या फायदा ले पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है किसानों के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि ठीक है, कृषि तो स्टेट लिस्ट में है, वो बात ठीक है। हमने जो ये नियम बनाया है ये स्टेट लिस्ट के लिए नहीं बनाया है, हमने बनाया है कॉन्करेंट लिस्ट में जो ट्रेड और कॉमर्स का हमारे पास अधिकार है। ठीक है, जो ट्रेड और कॉमर्स का हमारे पास अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र की नियमावली में हमने ये कानून बनाया है, हमने तो स्टेट लिस्ट को छुआ ही नहीं है। लेकिन यहीं पर क्या हुआ, देखिए पंजाब सरकार जो है, इस पंजाब सरकार ने इसका जमकर विरोध किया है और मुख्यतः विरोध इसी सरकार ने किया है। वैसे कई राज्य इसके विरोध में हैं, लेकिन पंजाब ने मुखरता से इसका विरोध किया है और अब वो कुछ संशोधन लेकर वो आ रहा है जी, जिससे ये संशोधन इस फार्म बिल में लागू हो और उसके बाद फिर पंजाब सरकार उस पर निर्णय लेगी कि उसको लागू करना है या नहीं करना है। यहीं पे देखिए, अगर आंकड़ा बताऊं मैं आपको तो 2015-16 के अगर आंकड़े से हम लोग बात करें तो भारत में 86.2% यानी 86.2% किसान ऐसे हैं जिनके पास जो भूमि है वो 5 एकड़ से भी कम है। और इसमें भी अगर बात करें तो एक बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास 2 एकड़ से भी कम की भूमि है। अब आप ये बताइए कि इतने छोटे और मझोले किसान जो हैं, जिनके पास ज़मीन इतनी नहीं है, जो आर्थिक रूप से इतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं और दूसरी बात सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी शायद वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो इन बिज़नेस प्रोफ़ेशनल से कोई भी समझौता कर पाएँ। तो इस बात का थ्रेड यहाँ आर्टिकल में दर्शाया गया है कि जब ये नहीं होगा, जब वो बिज़नेस प्रोफ़ेशनल से डील नहीं कर पाएँगे, तो उस डील ना कर पाने की वजह से फिर उनका हरासमेंट शुरू हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। जो सरकारी में हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो तय है ही कि वो तो मिलना ही है, शायद हो सकता है कि प्राइवेट में वो और भी नीचे आ जाए और उनको हरास करके, उनको डरा धमका कर या उनको किसी भी प्रकार से निगोशिएट करके उनकी फसल को और सस्ते दामों में खरीद लिया जाए। तो ये एक परेशानी का सबब यहाँ पर बन सकता है जो सभी किसानों को देखने को मिल सकता है। इसीलिए सरकार ने यह भी कहा है कि एमएसपी से कम पर अगर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति फसल खरीदता है या फिर किसी किसान को परेशान करता है तो वहां पर फिर उसको जेल का प्रावधान रखा गया है 3 साल का। तो ऐसे प्रावधान सरकार ने किए हैं, लेकिन ये थ्रेट अभी भी बना हुआ है क्योंकि अब जो कई राज्य हैं वो ये कर सकते हैं कि जो पंजाब ने किया है, यानी वो अपना भी बिल लेके आ सकते हैं। जैसा पंजाब सरकार अभी कुछ संशोधनों के साथ लेकर आ रही है, तो ऐसे ही बाकी राज्य भी अपना एक बिल लेकर आ सकते हैं और या फिर इसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर थ्रेट बताया गया है इस आर्टिकल में, जो आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 1 से, जीएस पेपर 2 के संबंध में ये आर्टिकल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसमें पाकिस्तान के बारे में बात की गई है कि पाकिस्तान को भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा टिल 2021। ठीक है, 2021 तक उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। तो कुछ बातें यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, अगर एफएटीएफ की हम बात करें, है ना, कुछ बेसिक फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगर एफएटीएफ की हम लोग बात करें तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, टास्क फोर्स। ठीक है, ये है। देखिए, इसका गठन अगर बात करें तो गठन किया गया था 1989 में और G7 की समिट में इसका गठन किया गया था, जो कि पेरिस में
हुई थी, ठीक है? इसका गठन किया गया था G7 की समिट में 1989 में और क्या है इसका नाम? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। अब देखिए क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्या करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या जो टेरर फंडिंग होती है, उसको रोकने का यहाँ पर काम करती है, ठीक है? अगर आप इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करना, ठीक है? किसके लिए? लीगल, रेगुलेटरी के लिए, ऑपरेशंस ऑफ मेजर्स के लिए, फॉर कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसको रोकने के लिए काम करना, ये इसका मुख्य काम है। तो अभी इसने क्या किया है, अपनी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखा है। अब देखिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट एक बार समझ लेते हैं, जिनको नहीं मालूम वो समझ लें। देखिए ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे देशों को यहां पर रखा जाता है जिनको अगर फंडिंग की जाएगी तो मे बी हो सकता है कि यहां पर जो भी पैसा पहुंचे उसका यूज टेरर में यानी आतंक में हो। दूसरा ब्लैकलिस्ट कौन सी है, यहां तो डेफिनेट है, ठीक है, कि यहां इन देशों को अगर पैसा आप देंगे तो इनका यूज तो टेरर में होगा ही होगा। ऐसा फर्क होता है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में, ठीक है? तो ये शुक्र की बात है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा गया ताकि उसकी फंडिंग बनी रहे, लेकिन उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है 2021 तक कि यदि आपने यहां पैसा दिया तो हो सकता है कि यहां पर टेरर में इसका यूज हो, जो कि होता ही है, ठीक है? अब देखिए यहां पर एक बात समझनी है कि पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था, 2018 में भी उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया था। उसके बाद उससे कहा गया था कि आप ऐसा कुछ वहां पे मीजर्स करिए, कुछ काम ऐसा करिए जिससे हमें विश्वास हो कि यहाँ पर जो पैसा आ रहा है वो टेरर फंडिंग में यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जो लैक ऑफ एक्शन था पाकिस्तान का, उसकी वजह से उसको आगे भी ग्रे लिस्ट में रखना बरकरार रखा गया है। वहां पे जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके विरुद्ध जो कार्य करना था, जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थी, उनके विरुद्ध भी कोई काम नहीं किया गया। वहां पे जो प्रोसिक्यूशन है वो रुक गया था, जो जकीर रहमान का नाम आया था, हाफिज सईद जैसे लोगों का नाम आया था, तो उनका जो प्रोसिक्यूशन है वो भी इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, वो भी रुक गया है। टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी वहां पे कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, वहां पे कोई काम नहीं हुआ है। तो इन सब वजहों से इनको अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देखिए एफएटीएफ की बात करें तो कुल मिला के 37 देश इसके मेंबर हैं जो इस कामों में लगे रहते हैं, इन कामों को करते हैं, इन बातों पर ध्यान देते हैं। आगे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको समझाना है। पहला, संसदीय विशेषाधिकार उन अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को संदर्भित करता है जो एक संस्था के रूप में और सांसदों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में संसद द्वारा प्राप्त किए गए। दूसरा, भारत का संविधान किसी भी विशेषाधिकार को निर्दिष्ट नहीं करता और संसद को एक उपयुक्त कानून पारित करके उन्हें परिभाषित करने की अनुमति देता है। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें केवल पहला वाला सही है, यानी उत्तर आपका नंबर 1 सही हो जाएगा। कहां से आया क्वेश्चन, तो एक न्यूज आई उसके बारे में देख लेते हैं, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। तो देखिए ये वही है जो अपने हमें पढ़ा कि ये एक संस्था के रूप में और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में संसद द्वारा, सांसद द्वारा प्राप्त जो अधिकार होते हैं और जो प्रतिरक्षाएं होती है उनको संदर्भित करता है, जिसके बिना वो संविधान द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद आपको याद करना है 105 के तहत ये दिए जाते हैं। और कुछ जो विशेष अधिकार हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो संसद में भाषण की स्वतंत्रता, यानी जो बोलने की स्वतंत्रता है वो इसको दी जाती है। दूसरा, किसी भी मामले में किसी भी कार्यवाही से किसी भी सदस्य को संसद या किसी भी संसद में उसके द्वारा दिया गया जो वोट है उसका यहाँ पे अधिकार मिलता है। दूसरा, किसी भी रिपोर्ट, कागज, वोट या कार्यवाही के संदर्भ में संसद के किसी भी सदन के अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में या किसी भी अदालत में कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति की प्रतिरक्षा के संबंध में अधिकार जो मिला हुआ है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा जो संसद के प्रत्येक सदन में और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं और प्रतिरक्षाएं ऐसी होंगी जो समय समय पर संसद द्वारा, कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं। तो ये कुछ अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रख लेना है। इनके संबंध में एक न्यूज आई है जो अमेजोन के बारे में है। अमेजोन और बाकी जो भारत में ऐसी कंपनियां हैं जो डेटा को जनरेट करती हैं, जो डेटा को लेती हैं, तो इन सब कंपनीज के जो लोग हैं उनको अभी सरकार ने एक संसदीय पैनल ने बुलाया था, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन अमेजोन ने उसको नहीं भेजा। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर ये बात की गई थी। देखिए अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें तो इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल में यही है कि भारत में जो भी कंपनियां ऐसी हैं जो भारत के लोगों का डेटा एक्सेस करती हैं या लेती हैं, तो ये डेटा वो मिसयूज ना कर पाएं, ये शेयर ना कर पाएं, उसके लिए एक बिल लाया गया था जिसमें काफी सारी कंडीशन लगाई गई थी। जैसे कि अगर कोई भी डेटा शेयर करना है किसी भी कंपनी को तो वो यूजर की परमिशन के बिना शेयर वो नहीं कर सकता।
इसके अलावा जो डेटा है उसको भी 3 कैटेगरी में बाँटा हुआ है, जैसे जनरल डेटा, सेंसिटिव डेटा और क्रिटिकल डेटा। इसमें से जनरल डेटा जो होता है वो तो सामान्य डेटा है, लेकिन सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा के लिए सरकार ने बहुत सारी पेनल्टी भी लगा रखी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल के द्वारा कुछ पेनल्टीज़ भी लगा रखी है कि अगर कोई डेटा शेयर किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा यूज़र की परमिशन के बिना, तो 15 करोड़ रुपए का उस पर पेनल्टी का चार्ज है। इसके अलावा 4% का उसका जो ग्लोबल टर्नओवर है उसका भी चार्ज उस पर पेनल्टी के रूप में लग सकता है। तो ये सरकार ने कुछ नियम यहाँ बना रखे हैं जो यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको गलत कदम पहचानना है। पहला, अखंडता संधि यानी इंटीग्रिटी पैक्ट जो है वो सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज को सार्वजनिक अनुबंध में भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक शक्तिशाली उपकरण है। दूसरा, भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए लोकपाल द्वारा अखंडता अधिनियम लागू किया गया है। इसमें से कौन सा गलत है आपको पहचानना है। तो केवल दूसरा वाला गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 2। तो हिंदू पेपर में एक न्यूज़ आई है उसके बारे में समझ लेते हैं। इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में देखिए, इंटीग्रिटी पैक्ट मैंने बताया आपको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका काम यही है कि भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद की जाए, व्यवसायों और नागरिक समाज को सार्वजनिक अनुबंध में जो सहायता मिलनी है वो की जाए। तो इसमें पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें एक सरकार या जो सरकारी एजेंसी होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अनुबंध के लिए सभी जो बोलीदाता होते हैं उनके बीच एक समझौता होता है जो कि अधिकार और दायित्व निर्धारित करते हैं कि कोई भी पक्ष जो है इनमें से वो रिश्वत ना देगा, ना लेगा, ना पेशकश करेगा, ना मांग करेगा। ऐसी यहाँ पर एक प्रणाली शामिल होती है, प्रक्रिया शामिल होती है। देखिए, इसमें प्रत्येक संगठन के लिए जो एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स है उसके पैनल की परिकल्पना की गई है। जो ये इसका कार्य है वो यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करे कि क्या और किन पक्षों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है, उसको पूरा किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको पहचानना है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। दूसरा, आईएलओ की गवर्निंग बॉडी एजेंडा और बजट के मामलों के साथ साथ महानिदेशक का चुनाव करती है। और तीसरा, भारत मुख्य औद्योगिक महत्व के 10 राज्यों में से एक के रूप में शासी निकाय में एक स्थायी सीट रखता है। तो कौन सा इसमें सही है। तो तीनों ही ये सही है, अतः उत्तर 4 आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। देखिए, अगर इसकी बात करें तो आईएलओ की बात कर लेते हैं। 1919 में इसको बनाया गया था और एक त्रिपक्षीय संगठन के रूप में इसको शामिल किया गया था जो अपनी तरह का एकमात्र संगठन है। इसमें जो होता है वो कार्यकारी निकायों में सरकार हैं या नियोक्ता हैं या फिर श्रमिकों के जो प्रतिनिधि हैं वो एक साथ इस संगठन में रहते हैं, तो अपने तरह का एकमात्र संगठन है। और इस समय जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना के माध्यम से जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे लेकर आया जाए ताकि एक विश्वास की भावना सभी में बने। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक हैं वो मोटे तौर पर जो स्वतंत्रता है या इक्विटी है या सुरक्षा है, ये गरिमा की स्थितियों में दुनिया भर में जो सुलभ उत्पादक और टिकाऊ काम करने के संबंध में जो उद्देश्य हैं उनसे संबंधित है। यानी पूरी दुनिया में जो भी लोग श्रमिक हैं उनके लिए एक सुलभ उत्पादक और टिकाऊ काम वो जनरेट कर पाएं, उसकी वो स्वतंत्रता दे पाएं, उसकी इक्विटी और सुरक्षा और गरिमा की रक्षा वो कर पाएं। तो ऐसा इसका उद्देश्य मुख्यतः है। देखिए, कुल मिलाकर बात करी जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार होते हैं, या फिर जबरन और अनिवार्य श्रम के उन्मूलन होते हैं, या बाल श्रम के उन्मूलन होते हैं, या फिर रोजगार और व्यवसाय के संबंध में जो भेदभाव को समाप्त करने की प्रभावी मान्यता है उसकी रक्षा से संबंधित ये आईएलओ काम करता है और इसी के संबंध में वो अपने काम आगे कर देता है। देखिए, 1969 में बात करें तो आईएलओ को राष्ट्रों के बीच जो शांति सुधार है या फिर जो भाईचारा है उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके कार्यों को देखते हुए। इसके अलावा जो उचित काम और न्याय की व्यवस्था ये लाता है, उसके लिए जो काम करता है, तो उसमें जो इसकी सहायता प्रदान की जाती है या जो तकनीकी सहायता ये प्रदान करता है विकासशील देशों को, तो उसकी भी प्रशंसा की गई थी इसके संबंध में। ये आपको यहाँ से कुछ बातें ध्यान में रख लेनी है। आगे बात करते हैं, भारत में बेंचमार्क ब्याज दर किसके द्वारा तय की गई है। तो आपको बताना है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, आरबीआई गवर्नर द्वारा या एनआईटी आयोग द्वारा। तो ये है अपना मौद्रिक नीति समिति, इसके द्वारा ये की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा है। सोना, विदेशी मुद्रा अस्थियां या फिर विशेष आहरण अधिकार। तो आपको समझ आना है, इसमें तीनों ही ये भारतीय विदेशी मुद्रा के भंडारों के हिस्से आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 तीनों ही सही हैं।
पूर्व अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपको युग्मों पर विचार करना है। 2 युग्म है, उसमें आपको पहचानना है कि सही जोड़ा कौन-सा है। तो बेलेट 2 प्रयोग है पहला, उसके आगे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी और तीसरा क्रिस्पर-केस9 तो कण भौतिकी। इसमें से कौन-सा एक मिलान सही है आपको पहचानना है। तो देखिए क्रिस्पर-केस9 तो अभी हमने देखा था, वो हमारा जो जीन एडिटिंग है उससे संबंध में था। इसके अलावा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, यही बिल्कुल सही है जो डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी के साथ मैच करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 यानी बी। आज की इस वीडियो से कौन-कौन से क्वेश्चन हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। पहला, वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति संतुलन के परिप्रेक्ष्य में यूएन की भूमिका तथा भारत के योगदान एवं स्थिति पर चर्चा करें। इसको आपको 250 शब्दों में लिखना है 15 अंक के लिए। दूसरा, केंद्रीय कृषि कानूनों से नाराज राज्य उन्हें खत्म करने के लिए विधायी और कानूनी दोनों उपाय अपना रहे हैं। गंभीर रूप से इसके प्रभाव का मूल्यांकन आपको करना है 250 शब्दों में 15 अंक के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमने देखी। कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।